हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ सेल बायोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में सेल बायोलॉजी ने क्या ग्रोथ की और साइंटिस्ट का क्या रोल रहा इन्वेस्टिगेशन में, और उन्होंने किस तरीके से अचीवमेंट्स किए, हमें वो डिस्कस करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं के नाम है जो बहुत सी बार नीट में पूछे जाते हैं, तो हम उससे डिस्कस करेंगे। ये हमारा 8.1 है 11th क्लास का चैप्टर द सेल। ये हम 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने इसको 8.1 नाम दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इन 1855 में सी नागेली एंड सी क्रैमर ने कॉइंड किया था टर्म किसको, सेल बायोलॉजी को। मतलब सेल बायोलॉजी की टर्म है सेल मेम्ब्रेन, सेल की। अब सेल मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं, हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि सेल वॉल के अंदर प्लांट सेल में एक मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, और बाहर सेल वॉल होती है, ये प्लांट सेल में होती है, बट एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने उस वक्त ये टर्म जो है सेल मेम्ब्रेन कॉइन की। इसके बाद आते हैं 1865 के अंदर ग्रेगोर मेंडल, जी मेंडल मैंने लिखा है, पूरा नाम है ग्रेगोर मेंडल। उन्होंने डेवलप्ड किया है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, उन्होंने ये डेवलप्ड किया था। उन्होंने बहुत सारे क्रॉस किए थे, हम ये बहुत देखेंगे जब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको भी हमें पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम देखेंगे। क्लियर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स हम स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। इन 1866 में हैकेल ने नाम दिया था प्लास्टिड। प्लास्टिड एक क्लोरोप्लास्ट के से रिलेटेड हमने सुना है, हमने देखा भी है। तो उसमें क्लोरोफिल भरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये भी हम एक ऑर्गेनली है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन 1873 में शेंडर ने डिस्क्राइब किया है क्रोमोसोम एक न्यूक्लियर फिलामेंट है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने उसको डिस्कवर किया। इसके बाद आ जाता है 1873 में एफोल ने डिस्क्राइब द स्पाइंडल एंड एस्ट्रल रेज एंड शोड इन 1879 में उन्होंने दिखाई ऑन ओनली वन स्पर्म इंटर द एग इन फर्टिलाइजेशन। और उन्होंने 1879 में देखा कि जो सिर्फ एक ही जो स्पर्म है वो ही एग के अंदर इंटर होता है, एग मतलब के ओवम। ठीक है, और स्पैंडल फाइबर उन्होंने बताया, एस्ट्रल रेज बताए। इसके बाद 1875 के अंदर जो है स्टरबर्ग जो है वो डिस्क्राइब किया उन्होंने माइटोसिस इन प्लांट सेल में। और 1982 में इंट्रोड्यूस किया द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को। 84 में इन्होंने डिस्क्राइब किया फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। अभी एंजियोस्पर्म का नाम आता है तो आप मेरी कुछ वीडियोस हैं उसमें एंजियोस्पर्म मैंने बहुत अच्छे से बताया है। एंजियोस्पर्म फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनमें इन्होंने क्या करा था, फर्टिलाइजेशन देखा था। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। 1875 में इवॉन बेनेडेन ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था सेंट्रियोल्स, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था सेंट्रियोल्स। क्लियर हुआ। फिर 1878 में श्लेचर ने कॉइन किया टर्म काइरोकाइनेसिस। काइरोकाइनेसिस का मतलब होता है, ये माइटोसिस मियोसिस हम जब भी पढ़ते हैं तो उसमें पहले सबसे पहले काइरोकाइनेसिस होता है, मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो ये न्यूक्लियर डिवीजन उन्होंने सबसे पहले बताया था, और ये टर्म जो है न्यूक्लियर डिवीजन उन्होंने कॉइन की। फिर 1879 में फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस किया टर्म क्रोमेटीन जो टर्म है। अब ये क्रोमोसोम क्रोमेटीन आपको सेल डिवीजन में आप बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एंड डिस्क्राइब लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिटिंग का मतलब होता है फटना क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। तो ये जब एनाफेस में स्प्लिटिंग होती है बेटा, तो ये आपको दिखाई देते हैं उसमें स्प्लिटिंग। तो ये चीज़ों को इन्होंने इस वक्त 1879 में इन्होंने क्लियर किया था।
और फिर इन्होंने 1882 के अंदर ही कॉइंड द टर्म माइटोसिस। इन्होंने फिर ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद माइटोसिस बताया। 1881 में E.G. बिल्बानी इन्होंने डिस्कवर्ड किया था लार्वल सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, जिसे बड़ा गैंड क्रोमोसोम भी बोला जाता है, पॉलीथीन क्रोमोसोम भी बोला जाता है, ठीक है, ये इन्होंने बताया था। फिर 1882 में फिट्सनर ने डिस्कवर्ड किया क्रोमोमेयर्स इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोमेयर्स होते हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे टू डिटेल में, जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे उसमें आपको क्रोमोमेयर्स जो है वो पता चल जाएंगे। 1883 में रॉक्स ने प्रपोज किया क्रोमोसोम कंटेन अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होती है बेटा, तो ये होता है क्रोमोसोम। ये अब जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे उसमें भी ये क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से मेंडल ने भी बताया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जीन जो है वो सेगमेंट को कंटेन करते हैं, और वो एक जीन जो है वो डीएनए का एक छोटा सा यूनिट है, कंटेन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसलिए हम इसको क्रोमोसोम को बोलते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए जीन जो है वो छोटा सा क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट है जो हेरिडिटी यूनिट को कंटेन करता है। यही इन्होंने यहाँ पर समझाया है। फिर 1883 के अंदर शिम्पर ने इंट्रोड्यूस किया टर्म क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, क्लोरोप्लास्ट मतलब कि ये प्लांट सेल में होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। तो ये जब हम ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो हम क्लियर हो जाएगा। 1883 में मेयर ने डिस्क्राइब किया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ग्रेना होता है, सेंट्रम होता है, सारी चीज़ें इन्होंने उस वक्त बताई थी। 1883 के अंदर मैटकिनऑफ ने ऑब्जर्व किया और नेम दिया फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है बेटा, ये इन्होंने फेगोसाइटिक सेल्स करते हैं, तो ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस उन्होंने डिस्कवर की। 1886 के अंदर मैकमन ने डिस्कवर्ड किया साइटोक्रोम्स। ये साइटोक्रोम्स भी हमें समझ में आ जाएंगे, हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। 1888 के अंदर टी बावेरी ने डिस्क्राइब किया द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड कॉइन द टर्म सेंट्रोजोम। फिर 1892 में ही डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना, और oogenesis मतलब कि ओवम का फॉर्मेशन होना, ये इन्होंने उस वक्त डिस्क्राइब किया था। 1888 के अंदर डब्ल्यू वेल्डियर ने इंट्रोड्यूस किया था द टर्म क्रोमोसोम्स। इसके बाद आ जाते हैं 1890 के अंदर अल्टमन स्टेन्ड माइटोकॉन्ड्रिया विथ स्पेसिफिक स्ट्रेन। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्पेसिफिक स्ट्रेन के साथ स्टेन किया था, स्ट्रेन मतलब कि डाई, और उसमें उन्होंने कलर किया। 1886 में ही रिकॉग्नाइज देयर रोल इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, और तभी उनको पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, मतलब कि एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी बनाता है। एंड कंसीडर दैम एज द ऑटोनोमस ऑर्गेनली, ये खुद से स्वयं, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। फिर 1894 में ही कॉइन द टर्म बायोब्लास्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोला, मतलब कि ये क्या है, एक पावर हाउस ऑफ द सेल है। फिर 1897 के अंदर सी बेंडे आ जाते हैं, वो उन्होंने कॉइन किया माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टडी इन द स्पर्मेटोजोआ एंड अदर। उन्होंने टर्म को उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, उन्होंने स्टेन किया था, और उन्होंने बायोब्लास्ट बोला था टर्म माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। किसने? अल्टमन ने। बट फिर ये जो सी बेंडे है इन्होंने कॉइंड किया है बेटा, ये कंफ्यूज नहीं होना आप, कॉइंड किया है नाम माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बहुत सी बार पूछा जाता है कि किसने कॉइंड किया था, तो सी बेंडे ने कॉइंड किया था, मगर बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था, तो अल्टमन ने दिया था, ये याद रखिएगा। फिर 1898 के अंदर कैमेलो गोल्जी आते हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, कॉइंड भी किया, बताया भी, कॉइंड भी किया टर्म गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर द रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। उन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, जिसका काम होता है पैकेजिंग करना, डिस्पैचिंग करना, जो कुछ भी सेल बनाता है, ठीक है, जो ऑर्गेनलीज बनाते हैं प्रोटीन वगैरह, वो क्या करता है, डिस्पैचिंग करता है। उन्होंने नर्व सेल में देखा था, ये भी क्वेश्चन आता है, किस में देखा था, नर्व सेल में देखा था। किसके देखा था? आउल एंड केट्स के देखा था। ही यूज सिल्वर
स्टेनिंग मेथड इन स्टडी, और उन्होंने सिल्वर स्टेनिंग मेथड का यूज़ किया था। सिल्वर स्टेनिंग मतलब कि उन्होंने चांदी उन्होंने इस्तेमाल की थी स्टेनिंग के मेथड के लिए, स्टेनिंग मतलब के कलर करने के लिए अपनी उस स्टडी के दौरान। क्लियर। तो यहाँ तक जो है ये ऑर्गेनलीज सेल की जो ऑर्गेनली है इनको इन्होंने स्टडी करके बताया था। तो आई होप कि ये इस पूरे लेक्चर में आपको अच्छी अचीवमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन और साइंटिस्ट के नेम और उनके काम समझ में आए होंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर। इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।